क्वेश्चन है, प्रत्यक्षण के निदेश अवस्था सिद्धांत का वर्णन करें। प्रत्यक्षण का निदेश अवस्था सिद्धांत। आइए और इसका आंसर हम देखते हैं। निदेश अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन प्रत्यक्षण के गेस्टाल्ट सिद्धांत के विरोध में हुआ। कोई भी चीज़ होता है तो उसका विरोध होता ही है और होना भी चाहिए। अगर उससे कोई चीज़ बेहतरीन तरीके से उसका रिजल्ट आने वाला है तो कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है उसका विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई रिसर्च हो रहा है उसमें तो ज़रूरी होता है ताकि उससे और बेहतरीन चीज़ें आ सके समय के साथ। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों जिनका नाम ब्रूनर तथा पोस्टमैन, शेफर और मर्फी ने 1943, ब्रूनर और पोस्टमैन ने 1947 आदि में किया। इनका कहना है कि गेस्टाल्टवादियों के विचारधारा से प्रत्यक्षण की व्याख्या ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। इन लोगों का भी मत है कि एक तरफ तो गेस्टाल्टवादियों द्वारा प्रत्यक्षण के पूर्ण क्षेत्र पर संप्रत्यय पर अधिक बल दिया गया है, तो दूसरी तरफ इन लोगों द्वारा उद्दीपक कारकों को छोड़कर व्यक्तिगत कारकों जिनमें व्यवहार परक या प्रेरणात्मक कारक के मूल रूप आते हैं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। निदेश अवस्था सिद्धांतवादियों का कहना है प्रत्यक्षण में व्यक्तिगत कारकों की उपेक्षा करके गेस्टाल्टवादियों ने महत्वपूर्ण भूल की है। ब्रूनर तथा पोस्टमैन ने बताया निदेश अवस्था सिद्धांत का संबंध प्रत्यक्षण के व्यवहार परक कारकों या अभिप्रेरण कारकों का महत्व दिखलाने से। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने निदेश अवस्था सिद्धांत को क्रियात्मक सिद्धांत भी कहा है। प्रत्यक्षण में व्यवहार कारकों तथा अभिप्रेरणात्मक कारकों के महत्व को दिखलाने के लिए निदेश अवस्था सिद्धांतवादियों ने निम्नलिखित 6 प्रकल्पनाओं का वर्णन किया। पहला प्रकल्पना है प्रत्यक्षण व्यक्ति की शारीरिक अवस्थाओं द्वारा निर्धारित होता है, यानी परसेप्शन इज द डिटरमाइंड बाय द बॉडीज नीड्स ऑफ पर्सन। वस्तुओं के प्रत्यक्षण और व्यक्ति के शारीरिक आवश्यकताओं का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। सचमुच में व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ही उद्दीपक का प्रत्यक्षण करता है। जैसे ऑक्सफोर्ड ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जब वे भोजन करने के लिए जाते थे तो रास्ते में एक दफ्तर मिलता था जिसका नाम 400 डे था, जिसे वे प्रायः फूड पढ़ा पढ़ते थे। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि गुड की शारीरिक आवश्यकता यानी भूख के कारण ही प्रत्यक्षण की त्रुटि होती थी। दैहिक उदाहरण के अलावा लोबाइन चेन मर्फी ने प्रयोग करके भी स्पष्ट रूप से दिखाया है कि शारीरिक आवश्यकताओं द्वारा व्यक्ति का प्रत्यक्षण निर्धारित होता है। इस अध्ययन में 2 समूह लिया गया, एक प्रयोगात्मक तथा दूसरा नियंत्रित समूह। दोनों समूह कॉलेज के छात्र थे। प्रयोगात्मक समूह गत कई घंटों तक भूखे थे, जबकि नियंत्रित समूह छात्र भरपेट भोजन किए हुए थे। इन दोनों तरह के समूहों को बारी बारी से कुछ रंगीन तथा कुछ अस्पष्ट चित्रकारियों को एक शीशे के भीतर रख के दिखलाया गया। इन चित्रकारियों के घरेलू तथा वह कुछ खाने पीने की वस्तुओं के अस्पष्ट चित्र थे। दोनों समूहों के छात्रों को यह बतलाने के लिए अनुरोध किया गया दोनों देखे जा रहे प्रत्येक चित्रकारी से संबंधित वस्तुओं के बारे में बताएं। परिणाम में देखा गया दोनों ही तरह की चित्रकारी अर्थात रंगीन तथा रंगहीन चित्रकारियों में प्रयोगात्मक समूह के छात्रों द्वारा 3 घंटा भूखे रहने के कारण नियंत्रित समूह के छात्रों की अपेक्षा खाने पीने की वस्तुओं के बारे में अधिक बतलाया गया। परंतु 9 घंटे बाद प्रयोगात्मक समूह द्वारा भी खाने पीने से संबंधित बताए गए वस्तुओं की संख्या में कुछ कमी आई, परंतु फिर भी यह कमी नियंत्रित समूह के द्वारा खाने पीने की वस्तुओं के बारे में बतलाए गए संख्या से कहीं अधिक था। कुछ लोगों ने लोबोइन मर्फी के प्रयोगों की आलोचना की है। उनका मत है कि इन प्रयोगों में प्रायोजी की चित्रकारी का प्रत्यक्षण करने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि उसे देखकर उसे संबंधित मन में आने वाली वस्तुओं को बतलाने के लिए कहा गया था। अतः यह कहा जा सकता है शारीरिक आवश्यकता द्वारा प्रत्यक्षण नहीं बल्कि कल्पना करने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। प्रायोजी 9 घंटे तक जब भूखा था तो खाने पीने से संबंधित वस्तुओं यानी भूख अवस्था से संबंधित बताए गए वस्तुओं की संख्या कम हो गई, जो नहीं होना चाहिए था। दूसरा है
प्रत्यक्षण किए जाने वाले वस्तु से संबंधित पुरस्कार दंड द्वारा प्रत्यक्षण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। प्रत्यक्षण की प्रक्रिया पुरस्कार एवं दंड द्वारा भी प्रभावित होती है। इस तथ्य को सबसे पहले शेफर तथा मर्फी ने एक प्रयोग करके दिखलाया। इस प्रयोग में इन लोगों ने कागज के 4 अलग अलग टुकड़े पर एक वृत्त बनाते हुए मानव चेहरे की रूपरेखा बनाई तथा उसे जिसे टेचिस्कोप की सहायता से 1/3 सेकंड के लिए 100 प्रयास तक दिखलाया तथा इस तरह के प्रत्येक रूपरेखा को 25-25 बार दिखलाया गया। इसमें उन्होंने रूपरेखा को दिखलाने के बाद प्रायोजक को पुरस्कार अर्थात 4 से 6 सेंट दिया जाता था। बाकी रूपरेखा को दिखलाने के बाद प्रायोजक को दंड दिया जाता था। उससे 2 से 4 सेंट वापस लिया जाता था। इन 100 प्रयासों में परीक्षण के दौरान जांच प्रयास किया गया, जिसमें पुरस्कृत रूपरेखा को दंडित रूपरेखा के साथ मिलाकर 2 अलग अलग वृत्त बनाई गई। रूपरेखा 2 नई रूपरेखा अस्पष्ट रूप से प्रत्यक्षण कर पाया गया। इस प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि पुरस्कृत वस्तुओं के प्रत्यक्ष दंडित वस्तुओं की अपेक्षा अधिक तथा स्पष्ट तथा तीक्ष्ण होता है। गिरवी ने अपने एक प्रयोग कर शेफर मर्फी के इस मत का शब्द में अर्थान किया है, परंतु कुछ ऐसे भी अध्ययन हुए हैं जिसमें शेफर तथा मर्फी के निष्कर्ष को समर्थन नहीं मिला। उदाहरण के लिए रॉक फ्लैट ने शेफर मर्फी के प्रयोगात्मक डिजाइन की पुनरावृत्ति करते हुए एक दूसरा प्रयोग किया गया, परंतु इनका परिणाम कुछ भिन्न था। इन लोगों ने पाया प्रशिक्षण के दौरान पुरस्कृत रूपरेखा तथा दंडित रूपरेखा को एक साथ मिलाकर जब प्रायोज्य के सामने उपस्थित किया जाता था तो प्रायोज्य में एक तरह से घबराहट तथा क्षुब्धता उत्पन्न हो जाते थे जिनसे प्रत्यक्षण में बाधा पहुंचती थी। इस तरह की घबराहट तथा क्षुब्धता को भी शेफर मर्फी प्रयोग की आलोचना का एक हिस्सा माना जा सकता है, क्योंकि उनके प्रयोग में इस तरह की कोई संवेगिक प्रतिक्रिया नहीं हुई थी और पुरस्कृत रूपरेखा को प्रायोजन ने स्पष्ट रूप से प्रत्यक्षण किया था। तीसरा, व्यक्ति अपने मान या मूल्यों से संबंधित वस्तुओं का प्रत्यक्षण तेजी से करता है। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का कुछ मूल गुण होता है। मूल्य से समान अर्थ प्रबल अभिरुचि से होता है। मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग करके दिखलाया है कि यदि कोई उद्दीपक या वस्तु व्यक्ति के इस मूल्य से संबंधित होता है तो उस वस्तु या उद्दीपक का प्रत्यक्षण अन्य वस्तु या उद्दीपकों की अपेक्षा जल्दी कर लेता है। पोस्टमैन तथा बूनर तथा मैकगिंज ने अपने प्रयोगों में इस तथ्य को दिखला दिया है। इस प्रयोग में 25 छात्रों पर पहले ऑलफोर्ड वर्मन मूल्य मापने क्रियान्वयन करके 6 प्रमुख मूल्य क्षेत्रों में प्राप्तांक तैयार किया गया। वे 6 थे: सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सैद्धांतिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, सौंदर्यरोधी मूल्य। जिस मूल्य में उच्च प्राप्तांक थे उसे पता चलता था प्रयोज्य के लिए वह मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मूल्य श्रेणी से संबंधित 6 शब्द तैयार किए गए। इनमें से 36 शब्दों को स्टेथोस्कोप द्वारा प्रयोज्य को 0.1 सेकंड से लेकर उत्तरोत्तर बढ़ने के लिए तब तक दिखाया गया जब तक कि वह उन शब्दों को सही से प्रत्यक्षण न कर लिया हो। परिणाम में देखा गया शब्द व्यक्ति को उच्च मान श्रेणी के थे। उनमें प्रत्यक्षण करने में प्रयोजन ने काफ़ी कम समय लिया, परंतु जो समय उन्होंने निम्न मूल्य से संबंधित थे उनका प्रत्यक्षण करने में उन्हें को अधिक समय लगा। दूसरे शब्दों में उच्च श्रेणी वाले शब्दों की पहचान सीमांत कम था, परंतु निम्न श्रेणी वाले शब्दों की पहचान सीमांत अधिक था। चौथा है, यदि किसी वस्तु का मान या मूल्य व्यक्ति के लिए अधिक होता है तो व्यक्ति उसका प्रत्यक्षण अधिक बढ़ा चढ़ा कर करता है। यदि वस्तु का मान व्यक्ति के लिए अधिक है तो व्यक्ति उस प्रत्यक्षण का मान बढ़ा चढ़ा कर करता है। इसे साबित करने के लिए बूनर तथा गुडमैन ने कई प्रयोग किए, जिसमें एक प्रयोग अधिक उल्लेखनीय है। उन्होंने 10 बच्चों के समूह तैयार किया गया जिसमें सभी धनी परिवार के बच्चे थे तथा दूसरे समूह में गरीब परिवार के बच्चे थे। इन दोनों समूह के बच्चों को 1, 5, 10, 20, 25, 50 सेंट के सिक्के का आकार का आकलन एक प्रोजेक्टर रोशनी के द्वारा करने को कहा गया।
रोशनी प्रोजेक्टर द्वारा पर्दे पर सिक्के के आकार की गोल रोशनी पड़ती थी, जिस पर प्रोजेक्टर के नाव को घुमाकर छोटा बड़ा किया जा सकता था, परंतु परिणाम में देखा गया कि गरीब परिवार के सभी बच्चों ने सभी प्रकार के सिक्कों का आकार का अधिक प्राकलन किया, जबकि धनी परिवार के बच्चों द्वारा सिक्कों के आकार का न्यूनतम प्राकलन किया गया। ब्रूनर तथा वुडमैन के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि धनी परिवार के बच्चों के लिए सिक्कों का मान या महत्व तो कम था, परंतु गरीब परिवार के बच्चों के लिए सिक्कों का मान का महत्व अधिक था। इसी तरह ब्रूनर का भी दूसरा प्रयोग भी वुडमैन ने किया, जिसमें धनी परिवार तथा गरीब परिवार के बच्चों को विभिन्न सिक्कों को देखकर नहीं बल्कि इसके बारे में कल्पना कर उनके आकार को रोशनी प्रोजेक्टर द्वारा परिकलन करने के लिए कहा गया। इस प्रयोग के परिणाम भी पहले जैसे थे। धनी परिवार के बच्चों द्वारा सिक्कों का न्यून प्राकलन तथा गरीब परिवार के बच्चों को अधिक प्राकलन किया गया। 5वां नंबर है, व्यक्ति अपने शील गुणों के अनुकूल वस्तु या उद्दीपक का प्रत्याख्यान करता है। प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न तरह के शील गुण होते हैं। जब वह किसी वस्तु या उद्दीपक का प्रत्याख्यान करता है तो इन शील गुणों का उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अल्बर्ट के अनुसार बहिर्मुखता तथा अंतर्मुखता के शील गुण होने पर व्यक्ति अधिक सही दबाव परीक्षण के कार्य दिखलाए जाते हैं, तो उसमें वह गति का प्रत्याख्यान अधिक करता है। क्लीन तथा शिलंगशिकर ने एक प्रयोग किया जिसमें दिखलाया गया है कि प्रायोज्य में दृढ़ता या लचीलापन का शील गुण होता है। जब ऐसे प्रायोज्य को उद्दीपक का आकार या भार के बारे में सही प्रत्याख्यान बताने के लिए कहा तो ऐसे व्यक्ति सही प्रत्याख्यान नहीं कर पाते हैं। प्रायः देखा गया दृढ़ता का शील गुण होने पर करीब करीब एक ही तरह के निर्णय पर अडिग रहते हैं, तथा यदि उनमें लचीलापन का शील गुण होता है तो ऐसे प्रायोज्य को उद्दीपक के आकार या भार के बारे में सही प्रत्याख्यान बतलाने के लिए कहा जाता है, तो ऐसी अवस्था में वो सही प्रत्याख्यान नहीं कर पाते। 6ठा है, शाब्दिक उद्दीपक जिसका स्वरूप सांवेदिक एवं धमकाने वाला होता है वह प्रत्यक्ष तटस्थ उद्दीपकों की अपेक्षा व्यक्ति देरी से करता है, तथा ऐसे शब्द व्यक्ति द्वारा सही पहचान जाने के पहले ही उसमें संवेगिक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देता है। निर्देश अवस्था सिद्धांत का यह प्रमुख प्रकलन जिसे मैकनिज ने प्रयोग करके सही बतलाया। मैकनिज के प्रयोग में 18 शब्दों की सूची तैयार की गई, जिसमें 11 शब्द तटस्थ शब्द थे, किताब, आकाश, शिक्षक आदि थे, तथा 7 संवेगिक शब्द जैसे रंडी, बलात्कार आदि थे। इन शब्दों को एक एक करके स्टेथोस्कोप द्वारा 0.1 शब्द से प्रारंभ करके दिखलाया जाता, जब तक कि उनका सही प्रत्याख्यान प्रयोग द्वारा नहीं कर लिया जाता। शब्द दिखलाने के बाद प्रयोग की हथेली पर लगे इलेक्ट्रोड के सहारे GSR यानी गैल्विन स्किन रेस्पॉन्स भी रिकॉर्ड किया गया। परिणाम ऊपर की प्रकल्पना के अनुकूल था। संवेगिक शब्दों की सही प्रत्याख्यान करने में प्रायोजन ने तटस्थ शब्दों की गई प्रत्याख्यान की अपेक्षा अधिक समय लिया तथा इसी तरह के प्रयोग करके उन्होंने सार्थक शब्दों की जगह पर 5 अक्षरों के निरर्थक पदों का उपयोग किया गया। मैकनिज ने इस परिणाम का समर्थन किया है। ऊपर किए गए वर्णन तथ्यों में विवेचना हम निष्कर्ष पाते हैं। यद्यपि निर्देश अवस्था सिद्धांत के सभी प्रकल्पनों की आलोचना की गई है, इन आलोचनाओं का समर्थन कुछ प्रयोगात्मक सबूत भी दिए गए हैं, फिर भी इस सिद्धांत की मान्यता वैज्ञानिकों